वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी काफ़ी टाइम हो जाता है लेक्चर के लिए। आजकल जैसे हर कोई एकेडमिशियन अपने अपने कॉलेजेस में अपने अपने स्कूल्स वगैरह में बिजी है, तो डेफिनेटली अपने पास भी बहुत सारा काम है आज के डेट में जो हमें करना पड़ता है। एनीवेज दोस्तों, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स 2020 और 21 के अंदर हम जब आगे बढ़ रहे थे कहानियाँ, लेसन 6 के बाद लेसन नंबर 7 आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। शुरू कर रहे हैं हम लोग हेड्स ऑफ इनकम के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सैलरी टॉपिक की। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको प्लेलिस्ट गिवन है जिसमें करीबन 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आप उसके सैलरी टॉपिक को उठाएंगे, सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप उसको ढंग से करोगे तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, एक्सेप्ट एक छोटे सा पॉइंट है ग्रेचुटी का, जिसके अंदर 10 लाख की लिमिट को हटा के 20 लाख कर दिया गया है बस। उसके अलावा सब कुछ सेम है। आज की क्लास में आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द स्टडी नोट्स ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनकी बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये बुक इजीली आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइज इनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा कोई सोर्स, मैं बुक लिखता नहीं हूँ, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग कि सर अपने नोट्स भेज दो, सर अपने नोट्स दे दो। मेरे कोई नोट्स नहीं है, ये लॉ है। लॉ को पढ़ाने का तरीका मेरा हो सकता है कि अलग हो जाए, लेकिन लॉ के नोट्स सेम रहेंगे। आई कैन नॉट राइट A इज इक्वल टू B ऑन माई वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि शाम को मैं राम बोल दूं, राम को मैं शाम बोल दूं, वो नोट्स चेंज हो जाते हैं, बट रूल विल रिमेन सेम एंड यू कैन नॉट से कि क्यों। तो दोस्तों, मैं नितिन गोयल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। तो आपको हो सके तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम ये जर्नी कंटिन्यू करते रहें। मुझे भी मजा आए कि हाँ, मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत खुशी होती है। मैं तो आज की डेट में एक ऐसा टाइम था कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं था, और आज की डेट में पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सैलरीज। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटे से पोर्शन पे जिसका नाम है हेड्स ऑफ इनकम। देखो, अगर हम हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हमारे कई बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन कैसे याद करेंगे। कोई बात नहीं, एक चार्ट है आपके सामने, ठीक है, छोटा कर दो, नहीं ठीक है। हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखेंगे तो एक मैंने शिकारी का पंजा सिखा रखा है आपको। तो हमारे पास 5 हेड होते हैं। वी आर इनकम टैक्स अथॉरिटी। पहली बात, अपने आप को कभी स्टूडेंट मत मानना, अपने आप को टैक्स पेयर मत मानना। आप हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी, आपने टैक्स कलेक्ट करना है। तो हमारे जो सेक्शन होते हैं सैलरी ऑनवर्ड्स, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये देखो, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, ध्यान रखना कि आपके पास जो सेक्शन है सैलरी का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 15, ठीक है, आपको हाइपरलिंक का दिख रहा होगा आपको। देन 22 ऑनवर्ड्स हाउस प्रॉपर्टी, मतलब 15 से लेकर के 21 तक, 21 के भी सब सेक्शन जितने भी होंगे वहां तक सैलरी चलेगा। 22 से लेकर के 28 से पहले तक, 22 से लेकर 28 से पहले तक हाउस प्रॉपर्टी चलेगा। 28 से लेकर 45 से पहले तक बिजनेस एंड प्रोफेशन चलेगा। BGBP सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, इसलिए बहुत सेक्शन है उसके अंदर। चार्जिंग सेक्शन अलग है, डेप्रिसिएशन अलग, एक्सपेंस के अलग, इनकम के अलग, क्या क्या डिडक्शन है सबके अलग चलते हैं उसमें। फिर कैपिटल गेन 45 से लेके 56 तक, मतलब सेक्शन 45 से लेके 55 एंड सब सेक्शन तक आपका कैपिटल गेन, और 56 ऑनवर्ड आपका चलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहां तक भी चलेगा। अब इनमें क्या होता है, अगर आप समझोगे, इस चार्ट को समझने की कोशिश करना, इसमें एक होता है चार्जिंग सेक्शन कि किसके अंडर में कौन से हेड आएगा। फिर डीमिंग प्रोविजंस, डिडक्शन, सैलरी में डिडक्शन किस सेक्शन में काटी जाएगी, सेक्शन 16 में, हाउस प्रॉपर्टी में 24 में, प्रॉफिट गेन में 30 से 37 तक, 30 से 37, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इतने सारे सेक्शंस की डिडक्शंस है। मतलब डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पे अपने खर्चे कम कर सकते हो। फिर कैपिटल गेन की डिडक्शन कहाँ पे आती है, 48, 1, 2 एंड 54 में, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की 57 में। एक छोटा सा चार्ट, इसको 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद भी हो जाता है। क्या क्या डिडक्शन अलाउड नहीं है सैलरी में, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सैलरी की इनकम में ऐसा कोई अलाउड ना वाली बात होती नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में 25 सेक्शन जो होता है, सेक्शन नंबर 25 के अंडर में ऐसा बताया जाता है कि कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी आपको। कई लोग बोलते हैं ना, ऐसा कर लूं, डिडक्शन कर दोगे, माइनस कर दोगे इनकम मेरी। सेक्शन 25 कहता है ये अलाउड नहीं है, 24 वाली अलाउड है। 40 एंड 40 है PGBP, लास्ट प्रोविजंस टू सेक्शन 48, देन 58 नंबर।
अदर प्रोविजंस, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे चैप्टर के अंदर। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज अ वंडरफुल थिंग। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन की लिस्ट में से सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें मैंने बोर्ड पे लेक्चर पढ़ा रखा है, अगर वो कर लेते हो और प्लस उसी में कुछ लेक्चर डे नंबर के डे वाइज कुछ लेक्चर बने हुए हैं सैलरी के, वो पढ़ लेते हो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा दैट इज अ वंडरफुल वे। आई रियली फाउंड दिस बुक पोर्शन वेरी वेरी इफेक्टिव। इतना अच्छा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है किसी बुक में, जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज फोकस ऑन दैट एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ये देखिए सैलरी, मैं सीधे सैलरी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और सैलरी में मैं आपको 3 पेज दिखाने वाला हूँ। उन 3 पेजेस को आप आराम से बैठ के नोट डाउन कर लेना। ये बुक का मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको भेज नहीं सकता। आपको डाउनलोड करना है तो आप सिर्फ लिखो ICAI सैलरी मटेरियल स्टूडेंट मटेरियल ऐसे लिख के आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी कोई बुक नहीं है, कॉपीराइटेड होती है, तो वी कैन यूज एज ए रेफरेंस क्योंकि हम टीचर है तो पढ़ाना है हमें तो। ठीक है, और ये ओपन सोर्स से ली है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। यहाँ से अभी परफॉर्मा क्या है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस सैलरी के अंदर कुछ पोर्शन होते हैं। कैसे? एक होता है बेसिक सैलरी, एक होता है कमीशन, फिर बोनस। ये बेसिक है मतलब फुली टैक्सेबल है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ अलाउंसेस, मतलब अलाउंसेस मतलब जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, आपको वो काम करना है, उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। फिर आते हैं आपके कुछ परक्विजिट्स, मतलब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सामान मिल जाएगा। फिर आपके कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें होती हैं। इन सबको एक पर्टिकुलर ईयर में, सपोज आप एक ऐसे इंसान है जो कि रिटायर हो गए हैं, तो आपकी सारी इनकम कंप्यूट होगी। अगर आप रिटायर नहीं हुए तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट काउंट नहीं किए जाएंगे। फंडा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर फंडा समझो। अगर आप रिटायर हो गए हैं सब कुछ काउंट होगा, रिटायर नहीं हुए तो सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ दो, बाकी सब काउंट होगा। लेकिन कितना काउंट होगा, तो इस अंडर सेक्शन 15 से लेकर के आपको बताया कहाँ तक भी चलेंगे, हमें कुछ सेक्शंस के हिसाब से काम करना होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम ये परफॉर्मा। तो अब गौर से देखो इस परफॉर्मा को। परफॉर्मा क्या कहता है आपको? परफॉर्मा कहता है, ये पूरा परफॉर्मा 3 पेज में आपको समझ आएगा। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे सैलरी इनकम में। आज हम अथॉरिटी हैं, हमें किसी की इनकम को एसेस करना है, तो उसकी इनकम 4-5 हेड में हम निकाल सकते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो हमने कहा कि जब हम सैलरीज की बात कर रहे हैं तो सैलरी के भी तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना। सैलरी मिल गई, सैलरी एडवांस ले ली, सैलरी के अंदर बेसिक होता है, सैलरी में डीए होता है, सैलरी में कमीशन होता है, सैलरी में बोनस होता है, सैलरी में बहुत कुछ होता है यार। इतना कुछ होता है कि सैलरी वाले लोग पगला जाते हैं कि हमारा टीडीएस कैसे काट लिया आपने, कितना काटा, क्यों काटा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं। आज पढ़ लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सैलरी की बात कर रहे हैं अगर इंडिया के अंदर हम, तो सैलरी में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा बेसिक सैलरी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप भी हंसोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो। मैं एक जगह पे बहुत पहले 2001 में जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो मैं नौकरी करने के लिए ढूंढने गया, मिल नहीं रही थी नौकरी, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो किसी एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ सैलरी पूछी कितनी मिलती है, तो 2001 की बात है, रिसेशन समझ लो, या मुझे नहीं आता था कुछ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। तो किसी ने कहा कि आपकी सैलरी आपको मिलेगी 6000, 8000 ऐसे मिलेगी। तो मैं एक बहुत बड़े ग्रुप में गया, बहुत बड़ा ग्रुप था, मतलब आज के डेट में बंद हो चुका वो ग्रुप, वो वाली डिवीजन जो थी। मैंने नौकरी वहाँ नहीं करी, तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा सैलरी कितनी मिलेगी। तो वहाँ छूटते उसने बोला आपकी सैलरी होगी 2800। मैंने कहा सर दिमाग खराब है, 2800 मतलब वो दूसरी कंपनी तो 6000 दे रही है, 8000 दे रही है, आप 2800 दोगे, मतलब मुझे कुत्ते ने काट खाया क्या कि मैं 2800 में आपके काम करूंगा। इतने माँ बाप ने पैसे खर्च कर दिए मेरे ऊपर पढ़ाई पे, 2800 रुपए के लिए। तो वहाँ इंसान ने समझाया मुझे कि भैया ये बेसिक है। मैंने कहा बेसिक है तो क्या करूँ? कहते बेसिक मतलब है ये तो बेसिक है, इसके बेसिस के ऊपर आपको एचआरए, आपको डीए, आपको अलाउंसेस सब कुछ मिलेगा, तो आपकी सैलरी करीबन 8500 पहुंच जाती है। और मैं यूं देख रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो यार, 2800 की सैलरी 8000 पहुंच जाएगी, ऐसे कैसे होता है? तो वो समझ में आया बहुत बाद में, जब थोड़ा टाइम हो गया नौकरी करते हुए, सैलरी और अच्छे समझी क्या होती है।
हालांकि पढ़ाई लिखाई पहले कर रखी है, लेकिन जब तक आप लाइफ में उसको फेस नहीं करते तब तक समझ नहीं आता। तो बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जिसके बेस पे आपके अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कंप्यूट किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है क्या क्या कंप्यूट होगा सैलरी में। अगर इस चार्ट को आज समझ जाओगे तो अगली क्लासेस बड़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या शामिल होगा? बेसिक सैलरी कंप्यूट होगी, हाँ जी होगी। फीस कमीशन होगा, हाँ जी होगा। बोनस होगा, पूरा होगा, मतलब यहाँ पे कोई माइनस नहीं कर रहे, जितना है पूरा का पूरा टैक्सेबल। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। नेक्स्ट पोर्शन है अलाउंसेस। अलाउंसेस हमारे वो होते हैं जो नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कैश बेनिफिट्स। तो इसमें कौन कौन से अलाउंस होते हैं? इसमें आते हैं डीएनएस अलाउंस। अब इसका नाम समझा रहा हूँ। नाम होता है महंगाई भत्ता, मतलब इन्फ्लेशनरी बेनिफिट। हर साल इन्फ्लेशन होता है तो हर कंपनी आपको डीए देती है, डीए में इंक्रीमेंट आपको मिलते रहते हैं। डीएनएस अलाउंस टू मीट योर इन्फ्लेशनरी बेनिफिट। दूसरा मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। ये पूरा टैक्सेबल नहीं होता, इसमें कंडीशंस होती हैं, मेट्रोपॉलिटन, नॉन मेट्रोपॉलिटन। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करके, आज बहुत अच्छा प्यार मिलता है उस वाली वीडियोस के ऊपर, बच्चे बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं कमेंट्स। उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो हाउस रेंट अलाउंस का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बस आपको समझना है उसको। मैं यहाँ समझा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ कि अलाउंसेज में हाउस रेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ उसमें हम माइनस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेट्रोपॉलिटन या नॉन मेट्रोपॉलिटन। फिर जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल होता है। तो ये जो यहाँ पे जो इनर कॉलम में एक्स गिवन है अमाउंट, वो बेसिक, लेकिन उसको माइनस करके जो बचेगा मेन अमाउंट वो टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब हम तो अथॉरिटी है, एसएससी के पास गए, उससे पूछ रहे हैं हम लोग, अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं आपको, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। उसमें से कुछ अलाउंस माइनस हो जाएगा, कुछ लिमिट है, 100 रुपये पर बच्चा पर मंथ, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2, ऐसे लिमिट होती है। तो अगर आपको टोटल मिलाकर 10,000 रुपये मिला तो 10,000 माइनस, अगर 2 बच्चे हैं आपके पास तो 2 बच्चे इंटू 100 इंटू 12, ये माइनस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये लॉजिक मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चार्ट समझा रहा हूँ आज की क्लास में, अगली क्लास में ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से समझ लेना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी इस चैप्टर्स में। बच्चे आपके ऐसे हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं और आपकी कंपनी आपको हॉस्टल का पैसा देती है, तो 300 रुपए की लिमिट तक आप माइनस कर सकते हो। तो 300 रुपए इंटू 2 बच्चा इंटू पूरे साल का आप माइनस कर सकते हो, बाकी टैक्सेबल होता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आपको आपकी कंपनी से ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है, आपको मिलता है, आपके बच्चों के लिए नहीं है, तो आपको लेस कर सकते हैं 3200 रुपए, 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब, ये हम माइनस कर सकते हैं, या जितना आप माइनस होता है। अब एक्चुअली क्या है कि ये रफ चार्ट बना रखा है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। जब मैंने आपको वहाँ पे सिखाया तो मैंने बहुत सारे अलाउंसेस सिखाए आपको, यहाँ तक कि ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, सब कुछ पढ़ाया गया है। लेकिन क्योंकि आप नॉर्मली ये सारे अलाउंसेस सबके पास नहीं होते, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ट्राइबल एरिया अलाउंस ले रहे होंगे, या हिल एरिया अलाउंस ले रहे होंगे, अंडरग्राउंड अलाउंस ले रहे होंगे, तो सबके लिए नहीं होता। कॉमन पैरामीटर पे ये चार्ट आपको क्लैरिटी देता है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, आपकी कंपनी आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस देती है, टैक्सेबल है। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब चीजें जितनी लिमिट आपकी है माइनस जितना एग्जाम कर सकते हो वो आप करके आप बाकी टैक्सेबल हो जाता है। फिर टैक्सेबल परक्विजिट, ये एक रफ चार्ट है आपके पास। आपने क्या किया, बेसिक शामिल किया, फीस बोनस प्लस अलाउंसेस करे, कौन सा? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, नॉट फुल। जो दिख रहे हैं सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस लिखे सब, ये फुली टैक्सेबल नहीं होते, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया है बस, ये आगे। तो आपको जो करना है अल्टीमेटली आपको उतना ही करना है जितना आपकी लिमिट है। वो लिमिट कहाँ सीखोगे? लिमिट सीखोगे वो सैलरी पार्ट 1, 2, 3। आपको सर वो तो 2018-19 का था, सेम है, आज भी चेंज नहीं हुआ कुछ। टैक्सेबल परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट। मैं साथ साथ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लिखूं साथ साथ तो देखूं कोई ऑप्शन होता है क्या। चलो देखते हैं, देखते हैं। नहीं, मैं थोड़ा कच्चा हूं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या टैक्सेबल परक्विजिट मतलब? परक्विजिट मतलब होता है नॉन कैश बेनिफिट। नॉन कैश बेनिफिट मतलब आपको पैसे नहीं देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे,
हम आपको घर के लिए पैसे नहीं देंगे, घर दे देंगे। हम आपको खाने के पैसे नहीं देंगे, खाना दे देंगे। मतलब आपको मोबाइल के पैसे नहीं देंगे, मोबाइल दे देंगे। अल्टीमेटली क्या, आपको बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन कैश फॉर्म में नहीं दे रहे। जो बेनिफिट है वो आपको दे दिया, अब उसकी जो वैल्यू बनती है, अब समझो, उसकी जो वैल्यू बनती है वो आपकी एक तरह से सैलरी हो गई। तो हम अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको टैक्सेबल करना पड़ता है। नॉर्मली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें एम्प्लॉयर दे देता है, उसके पास जो फॉर्म होता है टीडीएस का, उसमें लिख के देता है कि इतने परक्यूजिट दिए, उसकी वैल्यू इतनी बनती है। हम मैक्सिमम केसेस में मान भी जाते हैं उसकी बात को, लेकिन अगर कहीं हमें झोल लगता है, गड़बड़ लगती है, तो हम उसको बुला लेते हैं, आजा भैया ऑफिस आजा, यहाँ पे गड़बड़ है। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको घर बिना किराए का दिया, तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा जो आपने एग्जेम्पशंस पढ़ी थी ना, अलाउंसेस में देखो फंडा क्लियर होता है। अलाउंस में अगर आपको ऐसी जगह घर आपने ले रखा है जो मेट्रोपॉलिटन नॉन मेट्रोपॉलिटन में है, तो वहां पर जो वैल्यू आपने माइनस करी है ना, वही वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, देखो मैं तो बहुत फंडामेंटली क्लियर हूँ दिमाग से कि मुझे याद कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम देके पास होना है अच्छे नंबर से। बाद में हमारा नसीब, हम टैक्सेशन की जॉब करेंगे या मार्केटिंग की जॉब करेंगे या क्या जॉब करेंगे, बात की बात है। लेकिन अगर हम एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें याद करना आना चाहिए। तो जो आपने अलाउंसेस में माइनस किया मेट्रोपॉलिटन नॉन मेट्रोपॉलिटन, वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हुई थी अपोजिट होकर के। तो वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो क्या करोगे, अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट के नहीं हो, नॉन गवर्नमेंट हो, तो आप कितना माइनस करोगे। तो उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है या फिर 25 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास है या फिर उससे भी नीचे है, तो आपको 7.5%, 10%, 15%, ये सारी चीज़ें मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अच्छे से समझाया है। हालांकि हम ये बाद में दोबारा क्लियर करेंगे, नो नीड टू थिंक कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं बाद में, अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बेसिक फीस सब कुछ कर दिया, अलाउंसेस में टैक्सेबल अलाउंस प्लस कर दिए, प्लस परक्विजिट में उसका अमाउंट ऑफ परक्विजिट एज पर द रूल ऑफ इनकम टैक्स, हम उसको ऐड करेंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ये मोबाइल दिया था मैंने आपको, अब आप बोलोगे मोबाइल की कीमत क्या है, आप बोल सकते हो ना, तो जो मोबाइल की कीमत है वो टैक्सेबल है। ओके, एनी सम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑफ द लाइफ, आपने कुछ भी ऐसा है जो एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय के लिए काम कर रखा है, जिसके पैसे नहीं देते आप उसको, तो उसकी जो भी वैल्यू निकलेगी हम उसको टैक्सेबल मान लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर मोटर कार, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है पार्ट 3 में या पार्ट 2 में, आप चेक करना उसको। वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, अगर गाड़ी दी है एम्प्लॉयर ने, तो इसमें कुछ रूल सिखाया हुआ है आपको मैंने कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, पेट्रोल एम्प्लॉय का है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, पेट्रोल एम्प्लॉय का ही एम्प्लॉयर का है, गाड़ी भी एम्प्लॉय की है, पेट्रोल भी एम्प्लॉय का है, तो कौन सी चीज की टैक्सेबिलिटी बनेगी। तो इसका फंडामेंटल दिमाग लगाना, आंखें बंद करके सोचना, वैल्यू वही बनेगी जो आपको कंपनी से पर्सनल बेनिफिट की मिल रही है। ऑफिशियल बेनिफिट को आप परक्विजिट नहीं मान सकते, परक्विजिट हमेशा पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। अगर आपने ऑफिशियल बेनिफिट के लिए दिया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं ली जाएगी। आई होप कि आप मुझे सुनते हैं सही से, जल्दबाजी में मत भागना कि खटाखट बस जल्दी जल्दी पढ़ा दो। इस सैलरी चैप्टर के लिए कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो पूरा महीना पढ़ाते हैं, बेचारों की मेहनत को देखो, मैं वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको आधा 1 घंटे का लेक्चर देके। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, माली दे दिया, गैस दे दिया, प्लम्बर दे दिया, जो भी आपको सर्विस दिया, प्रोविजन फॉर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, आपको बच्चों की पढ़ाई मुफ्त। अब आप एक बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, उनके अपने स्कूल्स हैं, उनके अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग स्कूल खोल रखा है उन्होंने, उनके बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, तो क्या करोगे आप, कितनी वैल्यू है, पर्सनल बेनिफिट है ना, ऑफिशियल बेनिफिट तो है नहीं वो, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया आपको 20,000 से ऊपर, तो क्या करोगे, कोई वैल्यू दे, गिफ्ट वाउचर दे दी, दिवाली आई आपको वाउचर दे दिया, अगर उसकी वैल्यू 5,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगी। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, आपको कोई फर्नीचर दे दिया, आपको कोई ऐसी चीज जो मूवेबल एसेट्स दे दिया आपको, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। लीव ट्रैवल कंसेशन, ये हमारे गवर्नमेंट के लोग अच्छे से जानते हैं, LTC मिलती है उन लोगों को और वो लोग घूमने जाते हैं, तो जितना पैसा आपको मिला जितना खर्च किया बाकी टैक्सेबल। हालांकि बहुत सारे जुगाड़ लोग करते हैं कि पूरा का पूरा खर्चा दिखा देते हैं अंडोमान निकोबार तक जा जाके। फिर ग्रेचुटी, अब ग्रेचुटी में आपको मैंने बताया हुआ है कि यहीं पे एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, दैट इज एक मैक्सिमम लिमिट होती है 10 लाख की, वो अब यहाँ पे हो जाएगी 20 लाख की। तो यहाँ पे 2 चीज देखनी पड़ती है, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय
आपका क्या कहते हैं, ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं। बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली टैक्स फ्री, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो चीज़ देखनी होती है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है, अगर है तो कितनी लिमिट माइनस होगी, नहीं है तो कितनी होगी, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली क्लासेस शुरू करने से पहले, जब मैं तो शुरू करता रहूंगा, मेरी क्लास शुरू करने से पहले अगर वो क्लास पढ़ के आओगे ना तो आप कहोगे सर वी आर चैंपियन, नोबडी कैन डिफीट अस। लीव एनकैशमेंट, हर किसी को कुछ लीव मिलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन में आप लीव ले लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते तो जितनी बचती है उसके पैसे मिल जाते हैं। तो जब कोई रिटायर होता है ना तो उसके अकाउंट में जितने भी लीव के बैलेंस होते हैं उसका उसको पैसा मिलता है। तो वो सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, सारा का सारा टैक्सेबल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के केस में अलग होता है, सरकारी दामाद हो तो अलग बात है, प्राइवेट हो तो कुछ लिमिट तक आपको छूट मिलती है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। फिर होता है वीआरएस, कई लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रिटायरमेंट के उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो उनकी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम 5 लाख की होती है, उसके अलावा 4 ऑप्शन होते हैं। यही एक ऐसा केस है वीआरएस का जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, बाकी सब जगह पे 3 केस होते हैं। फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, आपको निकाल दिया जी, और निकाला क्यों सर, तो बस जो भी है निकाल दिया तो निकाल दिया, तो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 3 चीजें आपने प्लस करें, क्या क्या, बेसिक फीस कमीशन तो मेन हो गया, उसके अलावा अलाउंसेस टैक्सेबल, उसके अलावा परक्विजिट टैक्सेबल अमाउंट, वैल्यू जो वैल्यू होगी परक्विजिट की टैक्सेबल, उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, जो यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे ग्रेचुटी से पहले हेडिंग डालनी चाहिए थी, रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, लीव एनकैशमेंट, इसमें प्रेविडेंट फंड वगैरह भी आता है, वो सब चीजें एक रफली एग्जाम्पल दे दिया आपको। जब आप टोटल कर लेते हैं तो आते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आगे क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी, ए क्या है बेसिक, बी क्या है अलाउंसेस, सी क्या है परक्विजिट, डी क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट, ये ग्रॉस सैलरी आ गई। इसमें से क्या माइनस करोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ऊपर दिखाया था ना कि 15 सेक्शन तो आपको 15 से लेकर 22 से पहले पहले आपके सारे सैलरी है, लेकिन 16 नंबर सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह या एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। तो वो आप जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट योर, देन स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस कर दो, उसका जो लिमिट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही छूट मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर। तो यहाँ पे याद रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले प्लस किया जाता है पूरा का पूरा, बाद में अंडर सेक्शन 16 उसको हम सेक्शन 16 2 में, सब पैरा 2 में उसके अंदर हम उसकी एक मिनिमम लिमिट माइनस करते हैं कि 5000 या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये माइनस करते हैं, इनमें से जो सबसे कम होता है माइनस करके आप जो बचता है दैट इज कॉल्ड योर इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये हो गई हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये आपको माइनस करना होता है अपने रिकॉर्ड में, मतलब ये आपके ऐड हो गया टोटल सैलरी में। अब कई लोग कहते हैं सर ये मतलब कि पूरी टैक्सेबल होगी सैलरी, नहीं सर, ये सिर्फ एक इनकम का पोर्शन है, 5 हेड में से एक कंप्यूट किया आपने, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। कैसे निकाली, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस सेक्शन 16 में जो जो आपको छूट मिलती है, क्या क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई ऐसा दिया गया है तो बाकी जो बचेगा आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। मतलब 5 हेड में से एक हेड आपने कंप्यूट कर लिया, क्योंकि हर इंसान की आज की डेट में एक इनकम नहीं होती। अगर आप सैलरी कर रहे हो तो साथ में होता है कि आपने कुछ पैसा एफडी करा रखा हो तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा अदर सोर्स, समझ रहे हैं, आपने कुछ शेयर्स बेचे कैपिटल गेन, कोई गोल्ड बेचा कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी बेची कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हमें समझनी होती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये चार्ट इसलिए समझाया था आपको क्लैरिटी रहे कि जब हम सैलरी टॉपिक करते हैं तो कैसे उसकी वैल्यूज को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल पोर्शंस की अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, देखो ऑनेस्टली बताऊं मैंने सब कुछ करा रखा है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं करा रखा, सब कुछ करा रखा है, सैलरी पार्ट 1 2 3, आप अगर वहीं से कर लोगे तो मेरा आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं कराओ 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 कराओ, कोई बात नहीं भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को तो बोलना है दोबारा बोल दूंगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि सिर्फ ग्रेचुटी एक ऐसी जगह है
मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आप कहोगे सर सच में आप झूठ तो नहीं बोल रहे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर्फ सैलरी एक ग्रेचुटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी एक लिमिट बढ़ गई है। ये देखिए, ग्रेचुटी की लिमिट में यहाँ पर अनकम्यूटेड, ओके पेंशन आ गया पहले। ये देखिए, यहाँ पर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में ये लिमिट 20 लाख हो गई है। बस यहाँ पे 20 लाख दिख रहा होगा आपको। जो मैंने पढ़ाया हुआ ना पहले, उसमें सिर्फ 10 लाख पढ़ा रखा है। अगर आप 10 लाख को दिमाग में रख के पढ़ लोगे और 20 लाख कर दोगे उसका वहां पे, आपको मेरी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा यहाँ पढ़ने की। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करते चले जाओ, ताकि जो मेरा मोटिव है, मैं हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूँ जिसके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है। और प्लीज उन सबको ये चैनल फॉरवर्ड करो, और प्लीज कमेंट में अपने फीडबैक देते रहा करो, और लाइक्स देते रहा करो। लाइक जितने होते हैं उतना आगे एल्गोरिथम, गूगल का, यूट्यूब का एल्गोरिथम बच्चों तक और पहुंचाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और घर में रहो, मास्क वास्क लगा के। टेक केयर।